हेलो साथियों, नमस्ते। सेलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा एक श्रृंखला जो चल रही है यूपी को जानो, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री का पोर्शन अभी चल रहा है, जिसमें हम इतिहास से संबंधित जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जिसमें हमने अभी इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास के बारे में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उनके बारे में एक-एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन समझा, बौद्ध जैन धर्म को समझा, महाजनपद समझा। आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। महाजनपद का 16 जो महाजनपद थे, विभाजित थे उत्तर पश्चिम भारत में। अब वो छोटे-छोटे राज्य अपना स्थापित करने लगे थे, जिसमें से कि एक उभर के आया जो सामने सब उस समय का सबसे अधिक शक्तिशाली अगर देखा जाए तो मगध साम्राज्य पाया गया। मगध साम्राज्य के बाद अपना मौर्य वंश आता है। जो मौर्य वंश और मगध साम्राज्य ये इसलिए पढ़े जाते हैं, इसलिए समझे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रशासनिक या राजनीतिक जो भी व्यवस्था थी, वो वर्तमान की व्यवस्थाओं से कुछ मिलती-जुलती रही हैं। अब जैसे कि हम मौर्य वंश पढ़ते हैं तो अशोक स्तंभ हमें याद आता है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से अशोक स्तंभ लिया गया, जो भारत का राज्य की चिन्ह माना जाता है। इसी तरीके हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां से बहुत सी चीजें वर्तमान में ली गई हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर वर्तमान में राजकीय कार्यालय तक में हर जगह उनका उपयोग किया जाता है, उनका एक महत्व होता है, जिससे हमें अपने हिस्ट्री को समझने के लिए इतना ही काफी है। जो वर्तमान में चीजें हमारे सामने देखने को मिलती हैं, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया अशोक स्तंभ के बारे में, ठीक उसी तरीके कई सारी चीजें हैं। जैसे मौर्य वंश का जो आईबी विभाग था, इंटेलिजेंट ब्यूरो, वर्तमान में भी है। मौर्य वंश का आप देखेंगे कि जो न्याय दंड प्रणाली थी, थोड़ा कठोर थी, लेकिन वर्तमान में भी है न्याय दंड प्रणाली। और न्यायिक व्यवस्था जिससे थी उसमें भी थी, इसमें थी। और मौर्य वंश का जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी, उसका पूरा पूरा व्यवस्थाएं जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वर्तमान से कहीं ना कहीं हम लोग सीख लेते हैं। मौर्य वंश जो एक ऐसा शासक था जो कहते हैं कि आपका ईरान से लेकर इधर म्यांमार तक पूरा विस्थापित हुआ था। सबसे विशाल और सबसे विस्तृत साम्राज्य हुआ चाणक्य की नीति के कारण। तो चाणक्य की नीति बहुत ही वर्तमान में भी आप कहीं ना कहीं सुनने को मिलता होगा। उसे कई सारे सीख जो राजनीतिक वैल्यू हैं उसको कई सारी चीजें वहां से सीखी जाती हैं और हम लोग पढ़ते भी हैं। तो आइए हम लोग अपना एक छोटा सा टॉपिक जो मौर्य वंश से है, मगध से है, उसको अभी हम मगध थोड़ा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मगध के बाद ही मौर्य वंश आता है। तो मगध के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देंगे, क्योंकि ये हमारा वीडियो जो है आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित मगध मगध साम्राज्य उतना नहीं रहा कि विस्तृत रहा है, लेकिन उतनी चीजें यहाँ पे नहीं रही हैं। जिसमें कि आप मगध साम्राज्य देखेंगे तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की भाई? अगर आपसे पूछे मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने। नोट कर लेना आप लोग, मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इनके ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय का, और बहुत अच्छा विस्तार था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार समृद्धि आने के बाद कहीं ना कहीं फिर उसमें कोई वंशावली या ऐसी आ जाती है जिसमें की चीजें उसको सही तरीके से क्रिएटिव तरीके से ना चला पाने के कारण फिर वो धीरे धीरे वंशज डाउन होते चले जाते हैं, या फिर कई बाहरी आक्रमण हो जाते हैं इसमें। तो ये चीजें हो जाती। उनके पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इस साम्राज्य को काफी विस्तार किया, जिसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, मगध का क्षेत्र बिहार भी कहा जाता है इसीलिए। तो मगध का बिहार से पूरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र जो है काफी एरिया विस्तृत किया था। किसने किया था? अगर आपसे मगध साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक पूछा जाए तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद इसमें कई सारे वंशज धीरे धीरे स्थापन होने लगे, जिसमें कि हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आए, नंद वंश, छोटे छोटे साम्राज्य वंशज वंशावलियां चलने लगी थी। इसी काल में एक सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ था इसका, वो महापद्म नंद के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? महापद्म नंद के नाम से जाने जाते हैं। मगध साम्राज्य का सबसे सब शक्तिशाली शासक अगर पूछा जाए आपसे तो महापद्म नंद को जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? एक नंद वंश की स्थापना की थी। हमने आपसे बताया कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इस तरीके से
कई सारे वंशज अपने अपने वंश स्थापित करने लगे थे। तो ऐसे ही आपका आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। इनके 8वें पुत्र थे ये घनानंद, 8वें पुत्र थे भाई ये, 8वें पुत्र थे घनानंद। अब आप देख रहे होंगे कि मगध साम्राज्य काफी समय से चला आ रहा है। तो 8वीं पीढ़ी जब आई, इनकी जो 8वें पुत्र हुए घनानंद, घनानंद एक ऐसा शासक था, कहा जाता है कि ये भोग विलास में अधिक संलिप्त रहता था। इससे ये नहीं मतलब रहता था कि कहाँ से बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या चल रही, लोग इनके पास समस्याएं लेके जाते थे, लेकिन ये उस स्तर पर सही नहीं कर रहे थे जिससे कि अजात शत्रु या घनन या प्रेम महापद्म नंद ने किया था। इस तरीके के जब साम्राज्य का विघटन होने का नंबर आया तो यहाँ पे घनानंद जो है बहुत, इन्हीं के समय में चाणक्य हुआ करते थे इनके दरबार में। तो चाणक्य ने इनसे कई सारी नीतियां बताया किया करते थे। एक बार कहा जाता है, कई सारी कहानियां हैं जिसमें से एक कहानियां हैं कि चाणक्य को इन्होंने अपमानित करके, तिरस्कार करके वहां से लौटा दिया था। तो किसी भी विद्वान को अगर आप तिरस्कार करोगे, आप कहीं भी देख लो, अगर तिरस्कार हुआ है तो उसका फिर खामियाजा उस राज्य को, उस साम्राज्य को भुगतना पड़ा है। चाहे वर्तमान में ले लीजिए आप, या फिर आप प्राचीन काल में, जिसमें कि अभी हाल ही में जंजी के द्वारा क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारी मांगे थी, जिसमें से एक मांग ये भी थी कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, तो वो भी ले लिया। तो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा तो बहुत अच्छी, मतलब क्या ही कहा जाए। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। वो चाणक्य हो, चाहे बी आर अम्बेडकर हो, चाहे कोई भी हो, तो यही रहा है। तो घनानंद को चंद्रगुप्त के साथ मिलकर इन्होंने हत्या करवा दी थी। जाहिर सी बात है, फिर चंद्रगुप्त के साथ अगर मिल गए तो उनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या के बाद फिर क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य वंश की स्थापना की, चाणक्य की नीतियों के अनुसार, चाणक्य के पद चिन्हों पर चलते हुए। अर्थशास्त्र के कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र लिखी गई है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई, जिसमें राजनीतिक परिदृश्य का चर्चा किया गया है। यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या हुई थी चाणक्य के नीतियों के, चाणक्य के साथ में। और भैया इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र इनकी एक बुक है जिसमें राजनीतिक संबंधों का वर्णन किया गया है। राजनीतिक संबंधों का वर्णन किया गया है। नाम से लगता है कि अर्थशास्त्र है जो इकोनॉमिक्स का वर्णन है, लेकिन नहीं, राजनीतिक संबंधों का वर्णन किया गया है। मौर्य वंश की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। इसके पहले की कहानी ये रही कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो थे, उन्होंने रामग्राम के निकट एक मौर्य राज्य की स्थापना की थी। किस राज्य की स्थापना की साथियों? मौर्य राज्य की स्थापना, रामग्राम के निकट। इसकी राजधानी जो थी पिपल्लीवन थी। क्या राजधानी थी साथियों? पिपल्लीवन। वर्तमान में ये राजधानी हमें इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये वर्तमान में राजधानी यूपी के गोरखपुर में पाई जाती है। ठीक साथियों, तो वर्तमान में राजधानी यूपी के गोरखपुर में पाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये मौर्य वंश का स्थापना हो जाती है, धीरे धीरे चीजें चलने लगती हैं। मौर्य वंश का साम्राज्य का जो विस्तार होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, कोसल, काशी, पंचाल, ये महाजनपद काल के जो राजा हुए थे, उन सब क्षेत्र को पूरा शामिल हो गया, जो यूपी में शामिल है। वर्तमान में आप देखेंगे तो यूपी में इनको शामिल कर लिया गया था। एक इसके अभिलेख भी मिले हैं, मौर्य वंश के एक अभिलेख मिले हैं। वो अभिलेख ताम्र अभिलेख मिला है। कहाँ पे मिला था साथियों? तो गोरखपुर में पाया गया। कहाँ पे पाया गया था? गोरखपुर में। ताम्रपत्र अभिलेख मिला है गोरखपुर में, शाह गौरा में। कहाँ पे मिला साथियों? शाह गौरा में। इस ताम्रपत्र की जो भाषा थी और लिपि थी, प्राकृतिक भाषा थी, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। कैसी थी साथियों? इनकी भाषा जो थी प्राकृतिक भाषा थी, और इनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी।
प्राकृतिक भाषा एक नेचुरल भाषा थी जो सामान्य लोगों की बोलचाल में चीजें को समझ में आए। जैसे अभी मान लो उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी की जाए, कोई सूचना निकाली जाए, तो उसको अगर आप लोकल भाषा में निकाल रहे हैं, हिंदी में निकाल रहे हैं, तो चीज़ सबको समझ में आ जाएँगी और सब लोग पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन अगर उसको कहीं किसी मान लो इंग्लिश में दे दिया या उर्दू में दे दिया या तमिल में, तेलुगु में दे दिया, तो ये लोकल भाषा नहीं। अब जैसे तमिल का राज्य जो अधिकारी है, वो वहाँ पे राजपत्र अगर जारी करेगा, तमिल लैंग्वेज में करेगा। उत्तर भारत में करेगा तो हिंदी में करेगा। और इसी तरीके आप दक्षिण में जाएँ, कन्नड़ वगैरह इस तरीके। तो ये प्राकृतिक भाषा थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो इस ताम्रपत्र में ये लिखा गया था कि जो अकाल, जैसे मान लो सूखा आया, इस परिस्थिति में कोई बाढ़ आ गई या कुछ दिक्कत हो गई, उसमें अनाज भंडारण का वर्णन किया गया था, जिसमें अनाज भंडार के बारे में लिखा मिला है अकाल के समय में। तो इस ताम्रपत्र से ये मिलता है कि अनाज भंडार के बारे में पता चलता है कि अकाल के समय में हमें, जैसे वर्तमान में अब ये अनाज भंडार वर्तमान में भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकार के द्वारा भी कई सारे गोडाउन बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अभी मान लो जैसे वार का समय चल रहा है कि कई सारे युद्ध हो रहे हैं, अभी तेल गैस संकट आया, इसके एक भंडारण होंगे, अनाज के भंडारण बनाए गए थे। उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वहां पे अनाज भंडारण। अब तो हम इतने एडवांस हो गए हैं कि आप जीवाश्म भंडारण या गैस भंडारण, कई सारी चीजें आप भंडारण कर ही सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय रहा। और उसके बाद फिर इनके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, जो हमें पढ़ना है। हमें आपको पढ़ना है, जो बहुत अच्छे से इसमें पढ़ेंगे कि अशोक के द्वारा कितने स्तंभ थे, उत्तर प्रदेश में पाए गए अभिलेख क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिंदुसार आए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। और इस वंश में, इस साम्राज्य में अगर देखा जाए, अशोक का शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें कि आप विस्तृत चीजें इसमें देखेंगी। इसी अशोक के शासनकाल में ही कलिंग का युद्ध होता है, कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे अभिलेख लिखे जाते हैं। अशोक का फिर धम्म की स्थापना करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आए अशोक। अशोक का शासन इस राज्य के लिए बहुत विस्तृत शासन माना जाता है साथियों, जिसमें अशोक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें अशोक का उल्लेख जो मिलता है मगसी और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। कहाँ साथियों मिलता है? मगसी और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। ये कर्नाटक और एमपी में पाया जाता है। मगसी कहाँ पाया जाता है साथियों? कर्नाटक में। गुर्जर कहाँ पाया जाता है साथियों? एमपी में। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में पाए गए थे। ये नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर अशोक का जो 13वां शिलालेख है, जो 13वां अभिलेख है शिलालेख, उसमें कलिंग, इनके 14 कुल टोटल 14 अभिलेख थे, जिसमें इन्होंने प्रजा के लिए, हित के लिए बात की है। प्रजा के नियम कानून बनाए, अब स्वयं के नैतिक नियम बनाए गए हैं, जो कि उसमें उल्लेख मिलते हैं। जिसमें आपका 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की प्राप्ति, इन्होंने कलिंग विजय, जो कलिंग एरिया कौन सा एरिया था, हम आपको यहाँ पे बता दें छोटे से मैप के माध्यम से। ये भारत है, भारत का ये उड़ीसा वाला एरिया पूरा कलिंग एरिया कहलाया था उस समय। कलिंग के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। तो कलिंग का विजय जब इन्होंने प्राप्त की, तो 13वें अभिलेख में ये लिखते हैं, शिलालेख में, अभिलेख में। तो उसमें इन्होंने लिखा कि धम्म की नीति अपनाई। इसके बाद इन्होंने युद्ध की नीति छोड़कर, मार काट छोड़कर, इनका हृदय प्रेम मतलब उपजा। इन्होंने फिर एक उपाधि भी ली थी, जिसे देवो नाम, प्रिय उपाधि के नाम से जाना जाता साथियों। तो इन्होंने धम्म विजय की नीति अपनाई, जिसका स्रोत जो है रहुलोवाद सूत्र से मिलता है। धम्म विजय की नीति कैसी नीति थी? तो शॉर्टकट में हम लोग समझ सकते हैं कि धम्म विजय की नीति एक नैतिक नियम थे, जो प्रजा के हित के लिए बनाए गए थे। उसे इन्होंने धम्म विजय की नीति कहा था। नैतिक नियम जो हुए थे, जिसमें प्रजा के हित हो, जैसे वर्तमान में डीपीएसपी आप समझ सकते हैं कि प्रजा के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, उसमें धम्म की नीति उन्होंने कहा था। उत्तर प्रदेश के संबंध में समझ लेते हैं लोग। अशोक के 5 अभिलेख मिलते हैं, जैसे अहरौरा का मिर्जापुर अभिलेख, मेरठ, प्रयागराज, सारनाथ और कौशाम्बी। एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि
अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी? तो खोज अलग हुई थी और पढ़ा किसी अलग ने था। तो खोज की थी साथियों टी पेंथेलर ने। किसने की थी साथियों? टी पेंथेलर ने 1750 ईस्वी में। फिर इसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। किसने पढ़ा साथियों? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नोट कर लेना ये। इनकी भाषा जो थी प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। इनमें जो पत्थर यूज हुए थे, लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ था, वो कहाँ से लाए गए थे? मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाए गए थे। मेरठ स्तंभ हुआ था। मेरठ स्तंभ एक ऐसा स्तंभ था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आए थे। कहाँ ले आए साथियों? दिल्ली ले आए थे। सारनाथ का अशोक स्तंभ लिया, अशोक स्तंभ से सिंह शीर्ष लिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है, जो चारों दिशाओं में एक एक सिंह अपने मुख की ओर बैठे, जो नेतृत्व का दिखाते हैं कि चारों दिशाओं को एक सिंह के रूप, सिंह मतलब एक शेर जो है वो सिक्योरिटी प्रदान करता है, एक प्रतीक के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। यूपी में स्तूप सारनाथ के पास पाए गए जो धम्मे चौक और चौखंडी स्तूप पाए गए हैं। बौद्ध ग्रंथों में लगभग 8400 स्तूपों का वर्णन मिलता है, जो एक अनएक्सपेक्टेड बात है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन लिखा है किताबों में तो हमने आपको पढ़ा दिया। मौर्य वंश का शासन व्यवस्था जो थी, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, वो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे वर्तमान में संघीय प्रणाली व्यवस्था है, उसी तरीके केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। इनके जो शासन व्यवस्था थी वो 18 प्रशासनिक पद निर्धारित किए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने प्रशासनिक पद थे, तो 18 प्रशासनिक पद थे। इन प्रशासनिक पद का एक मुखिया होता था जिसे तीर्थ कहा जाता, तीर्था अध्यक्ष कहा जाता था। इन 18 प्रशासनिक पदों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और इनका जो मुखिया होता था साथियों, उसको तीर्था अध्यक्ष कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल के जो आप करेंसी देख सकते हैं, उस समय की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो स्वर्ण थी, चांदी थी, तांबे थे, छोटे छोटे तांबे थे। तो स्वर्ण को निक्स और स्वर्ण कहा जाता था, चांदी को कर्षण कहा जाता था, तांबे को मासक कहा जाता था, छोटे तांबे को कांकड़ी कहा जाता था। सोना और चांदी का अक्सर यूज विदेशी खरीद आयात निर्यात में करते थे, या किसी राज्य से खरीद फरोख्त करना या कुछ चीज करना है तो उसके लिए यूज करते थे। बाकी छोटे छोटे जो घरेलू उपयोग के लिए तांबे या छोटे तांबे का उपयोग करते थे। तो साथियों हम समझ सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। देखने के बाद आप नेगेटिव पॉजिटिव सारे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक नेगेटिव कमेंट हमें सीख प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम उसमें और सुधार ला सकते हैं, जिसमें और चेंजेस कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक सजेशन के रूप में होगा, उसको हम स्वीकार करेंगे साथियों। तो एक छोटे छोटे से वीडियो हम आपको बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में। आप इन वीडियो को देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश संबंधित कोई भी किताब पढ़ेंगे, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी कि क्या हम पढ़ रहे हैं और उसमें क्या हमको नोट करना है, क्या परीक्षा के ओरिएंट से हमें आवश्यक है। तो आशा करते हैं आप चीजों को समझ रहे होंगे। आप कोई भी विषय पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन पहले अगर आप किसी टीचर का लेक्चर देख लेंगे, उससे संबंधित आप वीडियो देख लेंगे, तो वो चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगी अपेक्षाकृत डायरेक्ट आप किताब उठा के पढ़ने से। यदि आप जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, एक बिगनर अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेगा डायरेक्ट तो शायद ही समझ में आए, वैसे नहीं भी आ सकती है, आ भी सकती, दोनों बातें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता चीजें। लेकिन अगर आप किसी भी टीचर से आप एक बार लक्ष्मीकांत या उससे संबंधित पॉलिटी संबंधी विषय पढ़ ले रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूं कि आपको चीजें और बेटर समझ में आएंगी। जैसे सपोर्ट करिए आप कोई मैथ का सवाल लगा रहे हैं, आप पहले लगाएंगे तो चीजें हो सकता कि आप लगा तो लें, लेकिन आप टाइम काफी कंज्यूम करेंगे। उसको कम करने के लिए कम समय में टीचर क्या करता है, उसको आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ा देगा, बता देता है, समझा देते हैं, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। और चीज़ें आसान हो जाती हैं तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है। चीज़ें पढ़ने में आसानी रहेंगी तो आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा ओरिएंट हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए साथियों। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जीवन का सत्य है मृत्यु और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों।